हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जेपी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुचित्रा मिश्रा मैम है हमारे साथ। और मैम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। वो है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बहुत कुछ है जानने के लिए मैम से। तो पहला क्वेश्चन है मैम, AMR क्या होता है? व्हाट इज AMR? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। जब हम AMR की बात करते हैं तो AMR इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और जो एक धारणा सबके मन में है कि आपका बॉडी रेजिस्टेंट हो गया है एंटीबायोटिक के लिए, ये गलत है। आपका शरीर रेजिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो आपको इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया या वायरस होते हैं या फिर जो दूसरे छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो दिए गए कोई भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। और इसके कारण कई होते हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं का एंटीबायोटिक्स की तरफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस या इनको नहीं रिस्पॉन्ड करने का जो सिनेरियो बनता है, उसको हम AMR बोलते हैं। ये सरल भाषा में बताने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी हो। ये AMR इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना इम्पोर्टेंस उसको क्यों दिया जा रहा है? अगर हम डेटा देखें, ग्लोबली देखें या फिर इंडिया का भी देखें, जो लास्ट 2019 का पब्लिश था, लगभग 1 मिलियन डेथ्स ग्लोबली इसमें हुए हैं। और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले सालों में ये प्रेडिक्शन है कि बाय 2050 द डेथ्स कैन इंक्रीज टू 10 मिलियन। ये चीज़ आप सबने जो देखी है, कोविड की पैंडमिक देखी है कि किस तरीके से रैपिडली स्प्रेड होती है, लेकिन आज की डेट में जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, ये एक एग्जिस्टिंग स्लो पैंडमिक है। तो ये कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं, ये अभी का सिनेरियो है। और इसी के चलते ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। तो मैम, आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल हम जो एंटीबायोटिक मेडिसिन खा रहे हैं वो आजकल हमारे ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है या कुछ अलग है? ये कोविड के बाद से ही बहुत जन का कंप्लेंट्स आ रहा है कि आजकल हम जो मेडिसिन पहले खाते थे वो ठीक था, अभी खा रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो शायद ये इसी के रिलेटेड है या क्या है मैम? प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एंटीबायोटिक्स कई तरीके के होते हैं और आपको जब इन्फेक्शन होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। पहले तो हमें हर इन्फेक्शन की जांच करानी होती है। आपको डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर ने एडवाइस करनी होती है कौन सी टेस्ट करानी है। सपोज़ आपको ज़ुकाम हो रखा है, आपको ये समझ लो कि नाक से पानी बह रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रही है। आपने एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट लेके दुकान से खानी शुरू कर दी। दुकान वाले ने आपको दे दिया, आपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपको लगा हाँ वही तो नॉर्मल सर्दी खांसी है, मैंने दवाई ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी नॉर्मल सर्दी जुकाम वायरसेस के द्वारा भी हो सकती है। और वायरस के ऊपर ये काम नहीं करते, वायरस के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। सबसे मज़े की बात, ये आपको भी जानना ज़रूरी है कि ज़ुकाम करने के लिए एक हम लोग बोलते हैं जो राइनो वायरस है, उसके तो 130 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से वायरस से हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब बोल रहे हो ना कि मैं दवाई ले रहा हूँ और मुझे उस पर काम नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं कि आपको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो। आपको अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसमें ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके लिए बना ही नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी हम पहले रखते हैं कि हमको किस चीज़ के लिए कौन सी दवाई लेनी है। ये यहाँ पर आके फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स का शुरू भी यही है और अंत भी यहीं पे है। मैम, जैसे आपने इंटरव्यू के
शुरुआत में हमने डिस्कशन किया कि ये AMR अवेयरनेस वीक है, तो ये हर साल मनाया जाता होगा, तो इस साल का क्या गोल और थीम है मैम? देखिए, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। ये हर साल नवंबर 18 से नवंबर 24 मनाया जाता है। इस साल का हमारा थीम है एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। सिंपल सी बात, अभी करोगे तभी आपका कल सुरक्षित रहेगा। वर्तमान में रह के आप अगर वर्तमान के लिए सारे उसके निर्देशन को पालन करोगे, उसके क्या एक्शंस है उनको लोगे, तभी जाके आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी के लिए आप जीवन को सुरक्षित कर पाओगे। मैडम, ये हॉस्पिटल ये एक्टिविटी पूरा करता है AMR वीक के दौरान, या फिर उसके बाद भी या उससे पहले भी क्या क्या करता है JP हॉस्पिटल AMR वीक के लिए? देखिए, पहली बात तो हॉस्पिटल में जब हमारा पेशेंट्स आते हैं, हमारे डायग्नोस्टिक्स रहते हैं, तो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए, उसको कम्बैट करने के लिए हमारे काफ़ी सारे मेजर्स रहते हैं, जो सिर्फ हमारा सालाना या अब वार्षिक कोई वो पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं, वो हर दिन की हमारी क्रिया है, यानी कि ये हमारा डेली रूटीन है। अवेयरनेस वीक में हम एक्स्ट्रा स्टेप जाते हैं कि हम ये स्प्रेड करने के लिए कोशिश करते हैं मैसेज सबके साथ, हमारे सारे स्टाफ के साथ, ना कि सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज या फार्मासिस्ट, बल्कि सबके साथ, क्योंकि आम जनता को भी ये जानने का हक है, ये उनकी ड्यूटी भी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी राइट्स भी हैं कि AMR क्या होता है, AMR अवेयरनेस में ये उनके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। उसके साथ हम CMEs ऑर्गेनाइज करते हैं, और जैसे हर हम कोशिश करते हैं कि ये बात पहुंचा सके, अपनी बात। इस AMR वीक का जो पूरा मोटो रहता है, इस वीक का जो इम्पोर्टेंस रहता है, गतिविधियां बोल लीजिए, या फिर क्यों ये इतना ज़रूरी है इसको एड्रेस करना, ये हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं। जो हमारी हर दिन की एक्टिविटी है, वही हम इसको और ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं इस हफ्ते में। मैम, इसका जो गाइडलाइंस है और प्रोटोकॉल्स है, वो कितने दिन में अपडेट होता है या फिर अपडेट ही नहीं होता है? देखिए, JP हॉस्पिटल में हमारा ऑलरेडी गाइडलाइन सेट है। हमारे पास इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के गाइडलाइंस है, और हमारे पास ASP गाइडलाइंस है, जिसको हम हर साल उसको अपडेट करते हैं। ये इसके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हम जिस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वो हर साल अपडेट होते हैं, और उनके बेसिस पे फिर हमारे गाइडलाइंस अपडेट होते हैं। ये सारे गाइडलाइंस साइंटिफिकली बेस्ड है। इसको हम इंटरनेशनली CLSI और UCAS गाइडलाइंस, फिर इंडिया का हमारा जो नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके गाइडलाइंस, इन पे बेस करके हम इसको अडेप्ट करके इनको फॉलो करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा मैडम, AMR को रोकने के लिए, उसका जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये सिर्फ हॉस्पिटल तक के लिमिटेड नहीं है, ये आप हर जगह पा सकते हो। और इसको अगर हम देखें तो ये सिर्फ इंसानों तक के भी सीमित नहीं है। ये अभी जो हमारा रिसेंट आप हर जगह सुनोगे एक टर्म है वन हेल्थ। वन हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंसान, जानवर एवं पेड़ पौधे। तो ये जो एनवायरनमेंट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग का ट्रायड बन जाता है, क्योंकि कई जगह पे आपके पौधों में भी छिड़काव होती है दवाइयों की, आपके एनिमल्स को भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, उनका लाइफ स्टॉक। जैसे अगर आपको कई जगह पे जहाँ पे कैटल रियरिंग होते हैं, वहाँ पे अगर दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, या फिर कई जगह पे जहाँ पे पोल्ट्री है, वहाँ पे उनका ईल्ड बढ़ाना होता है, तो उनको भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। फिशरीज बोल लीजिए, तो हर एक सेक्टर में दवाइयों का यूज हो रहा है, एंड बहुत रैम्पेंटली हो रहा है। इसकी वजह से ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये हॉस्पिटल में लिमिटेड नहीं है, ये पूरी हर जगह ये फैल चुका है। हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हर चीज के लिए जो हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
हॉस्पिटल में हमारे बहुत स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस है। पेशेंट के पास, जैसे अभी पेशेंट के पास कोई भी डॉक्टर उनको चेक करने के लिए जाते हैं तो आप मास्क पहनते हैं, आप उसको हैंड रब, जो सैनिटाइजर है उससे आप हैंड हाइजीन परफॉर्म करके पेशेंट को देखते हैं, उसको टच करते हैं या फिर उसको एग्जामिनेशन करते हैं। इसीलिए जब पेशेंट को देखने के लिए उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं तब हम उनको गाउन देते हैं, उनको मास्क देते हैं और उनको भी हैंड हाइजीन करने की सलाह और ये प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे क्या होता है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपने परिजन को देखता है, अपने पेशेंट को देखता है, बाहर से लाके वो इन्फेक्शन ना दे सके। तो इसको हम जो बोलते हैं कि क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इसके साथ हमारे पास ASP गाइडलाइंस है जो कि हमारे एंटीबायोटिक्स देने को जस्टिफाई करते हैं। मैम, अभी आपने जैसे बोला कि ASP गाइडलाइन, वो क्या होता है, प्लीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अभी ASP का मतलब है हमारा एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें हम सबको इंक्लूड करते हैं। स्टुअर्डशिप का मतलब है आपको हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअली उसको मेडिकेशन जो देना रहता है, उस पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का चयन भी जो उसकी डायग्नोसिस है, जो उसके टेस्ट से फिर रिजल्ट निकल के आता है उसके हिसाब से। तो इसमें आप देते हो राइट मेडिकेशन, मतलब आपको सही दवाई दे रहे हो, आप सही रूट से दे रहे हो, सही डोज दे रहे हो, ड्यूरेशन, ये बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। इस चीज़ से एक और जो आगे जाके बनता है कि ये तो हॉस्पिटल में होता है, अगर हम आम जनता में जाके बोले इसका क्या है इम्प्लीकेशन, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि घर में अगर आपके किसी परिजन को दिया गया है, किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी हो। तो कृपया करके कभी भी किसी और की छूटी हुई दवाई को ना लें। आपके बीमारी के अनुसार आप दवाई डॉक्टर से प्रेस्क्राइब की गई मेडिसिन से लें। जो आपको डोज और ड्यूरेशन के लिए दी गई हो, जैसे आपको अगर 5 दिन के लिए दवाई दी गई हो, आप पूरा का पूरा कोर्स उसको कंप्लीट करें। 5 दिन के लिए अगर आपका बोला जाता है, कृपया करके उसको 2 दिन में ख़त्म ना करें। उससे AMR की प्रॉब्लम और भी बढ़ती है और आपकी तबीयत नहीं सुधरती है। हमें आपकी फिक्र है, तो कृपया करके इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मैडम, मैं तो एक आम इंसान हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर की है, नर्स की है, पेशेंट की है, किसकी है? आप एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो आप इसको कैसे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के होने के नाते आप इसको कैसे लीड कर रहे हैं मैडम? AMR और AMSP नाम सुनने के लिए बड़े बड़े हैं, लेकिन जब इस पे रोल का आता है, इसमें जिम्मेदारी की आती है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। मैं भी, आप भी, सरकार भी। अब इसको कैसे करते हैं? एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेरा ये रोल रहता है कि कंसल्टेंट के हिसाब से हम ये भी देखें कि वो टेस्ट सही जा रही है, हमारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स सही से इम्प्लीकेट हो रहे हैं, जो पेशेंट्स को डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो मेडिकेशंस, उनका वो पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। अब हॉस्पिटल लेवल पे हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गाइडलाइंस बने जाते हैं उन गाइडलाइंस का पालन होता है, उनका जस्टिफिकेशन होता है कि क्या है करके। आपकी जिम्मेदारी, आप अगर दवाइयों का चयन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से करें, टेस्ट कराने के बाद करें, दवाइयों का कोर्स आधे में न छोड़ें और यार ये तेरी दवाई है, मुझे भी वही हो रखा है और मैं यही ले लूं, नहीं, ये गलत बात है। किसी और के ट्रीटमेंट की दवाई का कोर्स आपके लिए नहीं है। हमेशा याद रखें, ब्लेम करना आसान है कि ये मेरी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन आज के डेट में
ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको साथ में रहना पड़ेगा, हम सबको साथ चलना पड़ेगा। आप अगर हॉस्पिटल आते हैं अपने परिजन को देखने के लिए तो प्लीज बिना हैंड हाइजीन के अपने पेशेंट को ना छुएं, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु आंखों को नहीं देखते हैं लेकिन खतरनाक बड़े होते हैं। कोविड वायरस आंखों को दिखा नहीं लेकिन कईयों को कर गया, बहुत पैंडेमिक जोर से स्प्रेड हो गया। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा हैंड हाइजीन को फॉलो करें। जहाँ पे हम कर रहे हैं सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करें, कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड हाइजीन करें। जब हम आईसीयू में जाते हैं अपने पेशेंट्स को देखे हैं, मास्क पहन के जाएं और उससे हम उनको सुरक्षित रखें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। वी कैन प्रिवेंट द क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ही AMR कराता है। इस चीज का सब ध्यान रखें। मैम, AMR को लड़ने के लिए तो बहुत सारे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी हैं, और कितना फंडिंग होना चाहिए, या आप ये पॉलिसी मेकर्स और सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? AMR के लिए अगर हम देखें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल एक्शन प्लान है। ग्लोबल एक्शन प्लान के साथ विश्व के कई सारे राष्ट्र अपना नेशनल एक्शन प्लान्स भी रख चुके हैं। इंडिया का भी नेशनल एक्शन प्लान है और वो अभी सेकंड फेज में फिर अडेप्ट करने के लिए और उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए वो शुरू हो रहा है। फंडिंग की जरूरत बहुत है, खासकर आज का एरा जो कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ये केयर कर रही है कि सारे उनके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिले। AMR का कंटेनमेंट के लिए हर एक स्टेट को आगे आना पड़ेगा। बात करें, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान है लेकिन हमारे पास कम स्टेट एक्शन प्लान्स हैं, तो आज की डेट में हमारे स्टेट को ये एक्टिवेट होना पड़ेगा कि वो एक स्टेट एक्शन प्लान करे टू कम्बैट AMR। यहाँ पर वो सारे ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करवाए, जहाँ पे हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको करवाए। स्कूल में जाके बच्चों के बीच में भी ये जागरूकता लाएं, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ पे खास जनता को भी ये मालूम हो कि इसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर सरकार उसको अपने गवर्नमेंट स्कीम्स में भी लागू कर सके, ताकि कोई भी बाहर का इंसान, कोई भी इंसान जो उसके स्कीम के अंडर है और चिकित्सा करवाने आता है, उसको इस चीज़ की फिक्र न हो कि मैं पैसे खर्च करूं इसके लिए, ये तो मेरे कार्ड में नहीं है, ये तो मेरे स्कीम में नहीं है, मैं क्या करूं। जो एक सबसे बड़ी दुविधा होती है किसी भी पेशेंट के लिए कि जब वो बीमार पड़ता है और डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है, उस डॉक्टर की दुविधा है कि मैं इसको अगर जांच कराने बोलूँगा तो ये फिर चला जाएगा, इसके पास छुट्टी भी नहीं है, तो ये सिर्फ जांच की रिपोर्ट लेके आएगा और अगर सही नहीं हुआ, पेशेंट की दुविधा रह जाती है कि मेरे पास तो पैसे बस 200 रुपये हैं, मैं उसमें जांच कराऊँ, उसमें दवाई दूँ, उसमें डॉक्टर की फीस भरूँ, मैं क्या करूँ, या फिर मेरे बस का आने जाने का टिकट और खाना खाऊँ। एक इंसान के पास जब इतनी सारी दुविधाएं होती हैं तो ये जितना हमारा फर्ज बनता है कि हम सारे टेस्ट कराएं, उतनी ही ये गवर्नमेंट को भी प्ली है, एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को वो कंसिडर करें कि हमारी जनता इस चीज़ को कैसे आगे ले सके, कि हमारी जनता को कैसे OPD सर्विसेज में भी इसको मिल सके, उनके वैक्सीनेशन को, या फिर वो जाके अगर OPD सर्विस में डॉक्टर को दिखाता है, उसके टेस्ट के होना रहता है, उसको दवाइयाँ मिलनी होती है, ये उसमें कवर हो सके। आज का जो ये AMR का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारा या आपका नहीं, ये सबका है। तो इसमें हमारा भी रोल है, आपका भी रोल है, सरकार का भी रोल है। तो सबसे ये विनम्र निवेदन है कि इसमें सब अपना अपना भाग, अपना अपना रोल ज़रूर निभाएं। नमस्कार।